हेलो, मोस्ट वेलकम। मैं राकेश राजपूत कौटिल्य लॉ एकेडमी की तरफ से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम ज्योग्राफी या भूगोल के दूसरे चैप्टर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर हम लोगों ने सोलर सिस्टम किया था, तो वन बाय वन चैप्टर हम विथ सीक्वेंस करते चलेंगे। और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपके जो सिलेबस में शामिल किया जाता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, यहाँ से इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मतलब जो आपका अक्षांश एवं देशांतर, इस चैप्टर को कहा जाता है अक्षांश एवं देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। इससे दो बातें हम क्लियर करते हैं। एक तो आपकी लोकेशन, और लोकेशन के साथ जो अगला पॉइंट होता है वो आप देखते हो डेट या तिथि। और तीसरी बात जो आप देखते हो वो होता है समय या टाइम। ठीक, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अगर केस में देखें तो आपको इस फिगर पर जो लाइंस दिखाई दे रही हैं, जितनी वर्टिकल लाइन आपको दिखाई दे रही हैं अर्थ पर, जितनी भी वर्टिकल लाइन आपको दिखाई दे रही है ये सभी लॉन्गिट्यूड या देशांतर है। और जितनी भी लाइन आपको हॉरिजॉन्टल नजर आ रही हैं या क्षैतिज नजर आ रही हैं, ये सभी क्या है, अक्षांश या आपके लैटिट्यूड। तो यहां से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में हमें कितनी चीजें देखनी है और किस अकॉर्डिंग देखनी है, अब इसको हम वन बाय वन थिंग्स करते चलते हैं। तो चैप्टर का नाम आपका है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश एवं देशांतर। चैप्टर नंबर सेकंड हम लोग कर रहे हैं, फर्स्ट कर चुके थे। तो सेकंड में लैटिट्यूड, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अंतर्गत हमें क्या देखना है, इसको हिंदी में कहा जाता है लैटिट्यूड को अक्षांश, और लॉन्गिट्यूड को कहा जाता है देशांतर। देशांतर, तो आपका चैप्टर नंबर सेकंड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश एवं देशांतर। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस चैप्टर से तीन बातें आपकी क्लियर होती हैं। पहली बात आपकी क्या क्लियर होगी, पॉइंट नंबर फर्स्ट, आपकी लोकेशन या आपकी स्थिति की, आप धरती पर जहां पर भी मौजूद हो आपकी कुछ लोकेशन तो होगी। आप पूरे अर्थ पर कहीं भी लोकेटेड हो तो आपकी कुछ लोकेशन होगी, स्थिति। पॉइंट नंबर सेकंड आप क्या क्लियर करते हो, डेट या तिथि। और पॉइंट नंबर थर्ड पर इससे क्लियर किया जाता है टाइम या समय। ये तीन बातें, लोकेशन, डेट एंड टाइम, ये तीनों चीजें आपकी क्लियर की जाती हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से और इनके कोऑर्डिनेट से, है ना। तो बिना इन दोनों के बिना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के ये तीनों बातें निकालना असंभव है। तो ये जो तीनों चीजें हैं, मान लो अगर आप कहीं पर जा रहे हो तो उस जगह को बताया जाएगा कि आपको इस जगह पर आना है, तो उस जगह की मतलब आपको लोकेशन बता दी गई। और जब उस जगह पर आपको पहुंचना है तो कोई डेट भी होगी कि इस डेट को मुझे उस जगह पर पहुंचना है, तो आपको डेट भी बता दी गई। भाई पूरी डेट तो 24 आवर की है, क्योंकि पूरा जो एक दिन काउंट किया जाता है 24 घंटे का, एक तिथि। तो अगर 24 घंटे हैं तो 24 घंटे में कोई समय भी होगा, टाइम। तो तीन बातें, लोकेशन, डेट और टाइम। अब इसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में पहले पॉइंट से हम देखना शुरू करेंगे, पॉइंट नंबर फर्स्ट से, है ना। और जब पॉइंट नंबर फर्स्ट से हम लोग देखना शुरू करें तो पहला पॉइंट देखते हैं लैटिट्यूड। पॉइंट नंबर फर्स्ट से हम लोग शुरू करते हैं लैटिट्यूड। चलिए, लैटिट्यूड को सामान्यतः समझने के लिए अर्थ को हम इस तरीके से ले लेते हैं, पृथ्वी को। अर्थ को इस तरीके से ले लिया, और अर्थ को इस तरीके से लेने के बाद इस पॉइंट को हम कंसीडर कर लेते हैं कि भाई ये पॉइंट अर्थ का सेंटर है, इस वाले पॉइंट को हम अर्थ का सेंटर समझ लेते हैं कि पृथ्वी का केंद्र है ना। अब इस अर्थ का सेंटर यहां पर है। अब यहां से वन बाय वन थिंग्स हम देखते हैं, और जो चीज हम करने चल रहे हैं वो है आपका लैटिट्यूड। तो आपकी पहली हेडिंग
इस चैप्टर में जो हम लोग कर रहे हैं वो है आपकी लैटिट्यूड। लैटिट्यूड या अक्षांश, लैटिट्यूड या अक्षांश, ठीक। अब लैटिट्यूड और अक्षांश के बारे में अगर देखना चाहें, कोई भी व्यक्ति पूरे अर्थ पर या पूरी पृथ्वी पर कहीं तो होगा। अगर कहीं पर भी उपस्थित है, मान लेते हैं कि व्यक्ति की लोकेशन ऑलमोस्ट यहां पर हो, कोई व्यक्ति यहां पर लोकेटेड है। अब उस व्यक्ति का अगर हम लोकेशन की बात करें तो यहां से एक पॉइंट देखें, अगर व्यक्ति यहां पर होता है ना, अगर व्यक्ति यहां पर होता तो धरती के केंद्र के साथ 0 डिग्री का एंगल बन रहा है या नहीं, और अगर यहां पर है तो अर्थ के सेंटर के साथ 45 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, अर्थ के सेंटर के साथ 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी लोकेशन क्या है, अगर मैंने आपसे पूछा कि आपकी लोकेशन कहां है और मान लो आप यहां पर हो, अगर आप यहां पर हो, अब आप अपनी लोकेशन किस अकॉर्डिंग बताओगे, यहां से हम देखना शुरू करते हैं। भाई अगर आपकी लोकेशन की बात की जाए तो आप ये कह सकते हो सर मैं 45 डिग्री लैटिट्यूड पर हूं, 45 डिग्री लैटिट्यूड या 45 डिग्री अक्षांश पर हूं। आपका आंसर ये हो सकता है, ठीक। इसका मतलब अगर यहां पर आप उपस्थित हो तो इस वाले पॉइंट पे 0 डिग्री लैटिट्यूड, इस वाले पॉइंट पे 0 डिग्री लैटिट्यूड। अगर आप धरती के बीचों बीच मौजूद हो तो 0 डिग्री लैटिट्यूड, और ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करें 1 डिग्री लैटिट्यूड, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, यूं करते हुए 45 डिग्री जब यहां तक आओगे, जब यहां तक आओगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये वाला पॉइंट आपका हो गया 90 डिग्री लैटिट्यूड, है ना। लेकिन एक खास बात आप नोटिस करो, अगर मैं एक लाइन यहां से यूं स्केच करूं तो अभी भी तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये लोकेशन भी आपको क्या नजर आ रही है, 45 डिग्री लैटिट्यूड। लेकिन एक सामान्य सी बात बताओ, अगर आपसे कोई पूछे कि आप अपनी लोकेशन बताइए और आपने कहा कि सर मैं 45 डिग्री लैटिट्यूड पर हूं, अब व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा कि धरती के इस कोने हो या धरती के इस कॉर्नर पर हो। तो इसके लिए काम करते हैं, अगर ये बीचों बीच वाला पॉइंट है ना, 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड के इस तरफ वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इसके नीचे वाला हिस्सा सॉदर्न हेमिस्फीयर, है ना। इसका मतलब अगर इस अर्थ को आप एज ए फुटबॉल समझ लो, अगर इस अर्थ को हम यहां से यूं निकालें और हम लोगों ने मान लिया कि एक फुटबॉल है ना, इस फुटबॉल के बीचों बीच आओ और मार्कर से यूं लाइन खींच दो। अगर आपने मार्कर से यूं लाइन खींच दिया तो इस लाइन के ऊपर वाली जो फुटबॉल का आधा हिस्सा है, यह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध, और इस लाइन के नीचे वाली जो आधी फुटबॉल है उसको कहा जाता है सॉदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब गोले का आधा भाग, और आपने फुटबॉल ली और फुटबॉल के बीचों बीच आकर आपने मार्कर से यूं लाइन स्केच की थी, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध, और इस लाइन के नीचे वाला हिस्सा सॉदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध। अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो तो आप यहां पर क्या कह सकते हो, अब यहां पर आप ये कह सकते हो कि सर मैं 45 डिग्री, आपका आंसर ये बन सकता है कि सर मैं 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर हूं, 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और यहां पर क्या बता सकते हो 45 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ये आपकी लोकेशन हो गई ना, 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इसका मतलब एग्जैक्ट लोकेशन आपने अपनी बता दी। और अगर आप यहां पर हो तो आपने बताया सर मैं 45 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर हूं, ठीक। तो 45 डिग्री या तो आप उत्तरी अक्षांश पर हो या आप 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर हो। अब यहां से देखो, इसका मतलब अगर यहां से चलना शुरू करें तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड, यहां से 1 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 3 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 4 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, यूं करते हुए 90 तक पहुंचोगे ना, 90 तक। तो जरा एक चीज नोटिस करो, 1 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर ये आपका जो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है,
1 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच आप अपनी कुल 90 लोकेशन बता सकते हो या नहीं? आप अपनी टोटल 90 लोकेशन बता सकते हो कि सर मैं 1 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर हूँ, सर मैं 2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर हूँ, मैं 3 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर हूँ, या 4 डिग्री, यूं करते हो आप 90 लोकेशन तक अपनी बता सकते हो कि यहां से लेकर आप यहां तक कहां पर हो। और सेम काम आप यहां पर कर सकते हो इस वाले पॉइंट पर। कैसे भाई? अगर देखा जाए तो एक सामान्य सी बात अगर हम देखें तो भाई अगर ये लाइन हम यहां तक मिला दें तो ये वाला पॉइंट जो है आपका 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड होगा या नहीं? 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। अब यहाँ के केस में आप देखो कि भाई सेम काम यहाँ पर 1 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 2 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 3 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 4 डिग्री, यूं करते हुए 90 तक आओगे या नहीं? तो एक चीज देखो, 1 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से लेकर 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच टोटल आपकी 90 लोकेशन होंगी या नहीं? आप यहां पर भी अपनी टोटल 90 लोकेशन बता सकते हो कि सर मैं 1 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर हूं, मैं सर 2 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड पर हूं, 3 डिग्री, यूं करते हुए 90 डिग्री तक आओगे। और अगर आप बीचों बीच 0 डिग्री पर हो, अगर आप बीचों बीच 0 डिग्री पर हो तो एक लोकेशन ये भी है या नहीं आपकी? एक लोकेशन तो आपकी ये भी हो गई। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, तो अगर टोटल अक्षांशों की संख्या बात की जाए, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड, तो 90, 90, 180 और एक इसको आप ऐड कर दो 181, देन टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड 181। कुल अक्षांशों की संख्या 181 होती है। अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ लैटिट्यूड, अक्षांश क्या होता है, तो एक बात याद रखना, ये जो 45 डिग्री लिख रहे हो ना, यहां पर भी 45 डिग्री का एंगल है या नहीं? कोई पूछे कि ये 45 डिग्री है क्या, यहां से लेकर यहां तक ये जो आपको 45 डिग्री नजर आ रहा है, और यहां से लेकर यहां तक ये जो 45 डिग्री नजर आ रहा है, इसको कहा जाता है एंगुलर डिस्टेंस। एंगुलर डिस्टेंस या कोणीय दूरी। एंगुलर डिस्टेंस या कोणीय दूरी, है ना? अब आपसे कोई पूछे कि अक्षांश किसे कहते हो, तो देखो किसको कहा जाता है, पृथ्वी की सतह के किसी भी बिंदु और पृथ्वी के केंद्र के बीच जो कोणीय दूरी होगी, जो कोणीय दूरी होगी उसको ही क्या कहा जाता है? अक्षांश। द एंगुलर डिस्टेंस, द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट एट द सरफेस ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ अर्थ नोन एज लैटिट्यूड। यहां के केस में हमें नजर आया द एंगुलर डिस्टेंस, याद रखना अक्षांश या लैटिट्यूड क्या है? एंगुलर डिस्टेंस है। देन एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट एट द सरफेस ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ अर्थ नोन एज लैटिट्यूड, नोन एज लैटिट्यूड। और पूछे टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड, देन 181, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड 181। अब इस चीज को अगर हम देखना चाहें एज ए डिफिनीशन, और डिफिनीशन के साथ इसको पॉइंट में देखें, देखिए यहां पर आपको लैटिट्यूड या अक्षांश दिखाई दे रहा है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया तो जो हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस किया, द एंगुलर डिस्टेंस, आपसे कोई पूछे अक्षांश या लैटिट्यूड क्या है, तो बताना एंगुलर डिस्टेंस है। मतलब क्या है? कोणीय दूरी। अक्षांश क्या है? कोणीय दूरी, है ना? किसके बीच? बिटवीन एनी पॉइंट एट द सरफेस ऑफ अर्थ, बिटवीन एनी पॉइंट at the surface of earth and the center of earth known as latitude, known as latitude। अब हमें यहां पर यह नजर आ रहा है द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट एट द सरफेस ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ अर्थ नोन एज लैटिट्यूड। पृथ्वी की सतह के किसी भी बिंदु, तो यहां पर क्या नजर आ रहा है? सतह के किसी भी बिंदु एवं पृथ्वी के केंद्र के मध्य
जो कोणीय दूरी होगी वही अक्षांश कहलाएगी। और अगले पॉइंट में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड, कुल अक्षांशों की संख्या, देन टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड, ये अगला पॉइंट आपका है ना। पहले पॉइंट में हम लोगों ने डिफिनीशन देख ली टोटल, यहां से लेकर यहां तक हम लोगों ने डिफिनीशन देख ली। और अगले पॉइंट में आ जाइए, पॉइंट नंबर सेकंड, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड या कुल अक्षांशों की संख्या 181, 181। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड 181, कुल अक्षांशों की संख्या 181 होती है ना। अगले पॉइंट में चलें। अभी तक हम लोगों ने लैटिट्यूड देखा है, ठीक, लैटिट्यूडनल लाइन नहीं देखी, अक्षांश रेखा नहीं देखी। तो अगला पॉइंट हम लोगों का होगा लैटिट्यूडनल लाइन या अक्षांश रेखा। देखिए, तो अगले पॉइंट में चलते हैं, लैटिट्यूडनल लाइन। आ जाइए यहां पर। यहां तक तो हम लोगों ने अक्षांश देख लिया या लैटिट्यूड देख लिया, और लैटिट्यूड्स कितने हैं, 181। अगले पॉइंट में यहां से देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारी जो अगली हेडिंग होगी, अक्षांश रेखा, पॉइंट नंबर सेकंड। लैटिट्यूडिनल लाइन या अक्षांश रेखा। लैटिट्यूडिनल लाइन या अक्षांश रेखा। अगर मैं लाइन की बात करूं तो लाइन दो तरीके से स्केच की जा सकती है। पहला तरीका क्या हो, या तो लाइन को मैं यूं स्केच कर दूं, या लाइन को मैं यूं स्केच कर दूं। अगर लाइन को मैंने यूं स्केच कर रखा है तो इस लाइन को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज। और एक लाइन होती है वर्टिकल, जिसको कहा जाता है ऊर्ध्वाधर। दो लाइन। अब जरा एक चीज नोटिस करो, अगर इस अर्थ को हम लोगों ने इस अकॉर्डिंग ले रखा है एज ए फुटबॉल, अगर आपको आपने यूं फुटबॉल के तरीके ले रखा और आप अर्थ पर यहां पर उपस्थित थे, तो आपके बीच और अर्थ के सेंटर के बीच जब 45 डिग्री का ये एंगुलर डिस्टेंस बन रहा था, तो आपने बताया था सर मैं 45 डिग्री लैटिट्यूड। फुटबॉल पर एक लाइन यूं स्केच कर सकते हैं, जो ये लाइन हम लोग स्केच कर रहे हैं, इस लाइन पर आप कहीं भी खड़े हो जाओ, अर्थ के सेंटर के साथ 45 डिग्री का ही एंगल बनेगा। अर्थ के सेंटर के साथ 45 डिग्री का ही एंगल बन रहा है ना। तो एक चीज नोटिस करें, इस लाइन को अगर मैं यहां खींचूं, इसका मतलब इस लाइन को तो मुझे यूं खींचना पड़ेगा, तो यूं तो मैं खींच नहीं सकता हवा में। तो इस लाइन को अगर मैं यहां खींचूं, देखिए, अगर इस लाइन को मैं यहां पर स्केच कर दूं इस तरीके से, तो इसका मतलब इस लाइन को मैंने यूं स्केच कर रखा है पूरी फुटबॉल पर, है ना। तो इस लाइन पर आप कहीं भी खड़े हो, अर्थ के सेंटर के साथ 45 डिग्री का ही एंगल बनेगा। अब यहां से एक एक पॉइंट आप चेक करो, यहाँ पे आपको पहला पॉइंट क्या दिखाई दे रहा है, लैटिट्यूडनल लाइन में आपको पहला पॉइंट ये दिखाई देगा। अगर आपसे कोई पूछे कि आपने लैटिट्यूडनल लाइन कहाँ पर स्केच की है, तो अर्थ के सरफेस पर स्केच की है ना, पृथ्वी की सतह पर। पहला पॉइंट ये है कि लैटिट्यूडनल लाइन एट द सरफेस ऑफ अर्थ पैरेलल टू सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की सतह के समानांतर स्केच की जाती है। दूसरी एक खास बात, आपसे पूछे कि अक्षांश रेखाओं की दिशा होती है, द डायरेक्शन ऑफ लैटिट्यूडनल लाइन बिकम्स। और जब अक्षांश रेखाओं की दिशा आपसे पूछे, तो आपको ऑप्शन में देगा ईस्ट टू वेस्ट, ऑप्शन नंबर बी में देगा वेस्ट टू ईस्ट, ऑप्शन सी में देगा नॉर्थ टू साउथ, और ऑप्शन डी में देगा साउथ टू नॉर्थ, है ना। तो एक खास बात याद रखना, अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ इस तरीके से रोटेट हो रही है, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती है यूं, है ना। तो इसका मतलब अर्थ तो यूं रोटेट हो रही है। अगर अर्थ यूं रोटेट हो रही है तो एक सामान्य सी बात देखो, इस मोबाइल को मैं दो तरीके से रोटेट कर सकता हूँ, या तो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करूं या ईस्ट टू वेस्ट। लेकिन अर्थ तो वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है ना, पश्चिम से पूर्व। तो आपको भी क्या करना है, फुटबॉल पर आना है और लाइन को पश्चिम से पूर्व खींचना है, वेस्ट टू ईस्ट। इसका मतलब लैटिट्यूडनल लाइन होती है वेस्ट टू ईस्ट।
अर्थ की सरफेस पर होती हैं, वेस्ट टू ईस्ट होती हैं, और तीसरा पॉइंट हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल, तो आपको नजर आएगा हॉरिजॉन्टल है या क्षैतिज है। 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट आपसे कहे कि अक्षांश रेखाएं होती हैं, द लैटिट्यूडनल लाइन बिकम्स, ऑप्शन ए में कहे कि रियल मतलब वास्तविक, और ऑप्शन नंबर बी में आपसे कहे वर्चुअल या आभासी, और ऑप्शन नंबर सी में आपसे कहे कि इमेजिनरी या काल्पनिक, और ऑप्शन नंबर डी में कहे नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी काल्पनिक। रियल इसलिए नहीं है कि ऐसा तो है नहीं कि आप क्लास से निकले और आप रोड पर गए और आपको लगा कि सर ये एक लाइन जा रही है, ये अक्षांश रेखा या लैटिट्यूडनल लाइन है, आपको दिखाई नहीं दी, तो रियल भी नहीं है। ऐसा भी नहीं हुआ कि अपने होने का आभास दे रही कि सर यहाँ पर मुझे आभास हो रहा है कि लैटिट्यूडनल लाइन जा रही है, इसका मतलब वर्चुअल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इमेजिनरी या काल्पनिक है। तो यहाँ के केस में अगर हम देखें तो ये 4 पॉइंट्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं, 1 बाय 1 4 पॉइंट पर आ जाइए। लैटिट्यूडनल लाइन, अब यहाँ के केस में देखें लैटिट्यूडनल लाइन में 1 बाय 1 पॉइंट देखना, द इमेजिनरी horizontal line from west to east, parallel to the surface of earth, अर्थ की सरफेस पर है, नोन एज लैटिट्यूडनल लाइन, पृथ्वी की सतह पर। तो सबसे पहली बात ये पृथ्वी की सतह पर है, पहला पॉइंट। ठीक, पहला पॉइंट कहा है कि अर्थ की सरफेस पर है। सेकंड पॉइंट वेस्ट टू ईस्ट है। थर्ड पॉइंट हॉरिजॉन्टल है, और फोर्थ पॉइंट इमेजिनरी या काल्पनिक है ना। तो अर्थ की सरफेस पे है, ये पहला पॉइंट। सेकंड नंबर वेस्ट टू ईस्ट है, थर्ड नंबर हॉरिजॉन्टल है, और फोर्थ नंबर क्या है, इमेजिनरी या काल्पनिक है ना? और इन्हीं चारों लाइंस को अगर हम लोगों ने जब ऐड किया था तो एक डिफिनीशन बन गई ना। ये आपको जो डिफिनीशन नजर आ रही है, द इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विच ड्रॉ एट द सरफेस ऑफ अर्थ नोन एज लैटिट्यूडनल लाइन, है ना। पृथ्वी की सतह पर खींची गई पश्चिम से पूर्व क्षैतिज काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। अब इसको अगर अलग अलग देखें, अक्षांश रेखाएं होती हैं पृथ्वी की सतह के समानांतर, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ। अगले पॉइंट पे चलो, अक्षांश रेखाएं होती हैं पश्चिम से पूर्व, है ना, वेस्ट टू ईस्ट हम लोगों ने लिख रखा है। क्यों? बिकॉज अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसलिए आपकी जो लैटिट्यूडनल लाइन है यह भी वेस्ट टू ईस्ट है। अगले पॉइंट में चलिए, लैटिट्यूडनल लाइन बिकम्स, अक्षांश रेखाएं होती हैं, ऑप्शन ए में कह दे हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन बी में कह दे वर्टिकल, ऑप्शन सी में कह दे बोथ, और ऑप्शन डी में कह दे इनमें से कोई नहीं, है ना। आपसे पूछे अक्षांश रेखाएं होती हैं, विकल्प संख्या 1 क्षैतिज, विकल्प संख्या 2 ऊर्ध्वाधर, विकल्प संख्या 3 में आपसे कह दे दोनों, और ऑप्शन डी में कह दे इनमें से कोई नहीं। तो हमें क्या बताना है, अक्षांश रेखाएं क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल होती हैं, और फोर्थ नंबर पर काल्पनिक इमेजिनरी, है ना, इमेजिनरी या काल्पनिक होती हैं। अगले पॉइंट पे देखा जाए, यहां पर क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइन, पॉइंट नंबर 5 पर आ जाइए। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179, 179, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइन 179, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है। अभी हम लोगों ने थोड़ी समय पहले क्या देखा था, अक्षांश 181 देखे थे। यहां पर आ जाइए आप फिगर पर, देखिए टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने हैं, 181, और टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइन कितनी है, 179। याद रखना क्वेश्चन में अगर टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड पूछे तो 181, और टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइन पूछे तो 179। क्यों? उसकी एक वजह, अगर आप लोगों को लाइन स्केच करनी है तो इसका मतलब यूं ही लाइन स्केच करोगे। अगर यहां पर हो तो 0 डिग्री लैटिट्यूड, उसके ऊपर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री यूं करते हुए 90 तक जाओगे ना, और जो 90 है, 90 तो एक पॉइंट है, और पॉइंट पे लाइन तो खींची नहीं जा सकती। तो अगर पॉइंट पे लाइन नहीं खींची जा सकती तो एक तो आप 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर लाइन नहीं खींच सकते हो, और एक 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर आप लाइन नहीं खींच सकते हो, तो दो लाइन अपने आप कम हो गई। तो 181 में जब -2 करोगे तो 179 आएगा,
देन टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइन इज 179, है ना। अब एक खास काम करते हैं, इन लाइंस को जरा बाहर निकाल कर देखें, और जब बाहर निकाल कर देखेंगे तो देखो हमें क्या नजर आता है। ठीक, अब अगर बाहर निकाल के देखें इन लैटिट्यूडनल लाइंस को हम, चलिए, जब इन लैटिट्यूडनल लाइंस को आप बाहर निकालोगे तो सबसे पहले 0 डिग्री को लेते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड या 0 डिग्री अक्षांश, इसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो यहां पे लिख सकते हो ना 1 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 3 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। और सेम काम अगर यहां करें तो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, 1 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 2 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, है ना। अब अगर देखा जाए तो ये जो लैटिट्यूडनल लाइन आपको दिखाई दे रही है, अभी तक हम लोगों ने देखा कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइन 179। अभी हम लोगों ने देखा ना कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइन कितनी होंगी, 179। तो यहां पर जो हमें 179 लाइन नजर आ रही है 90 वाले पॉइंट तक, जब ये आप स्केच करते हुए चलोगे, अब यहां से आपके क्वेश्चन क्या बनेंगे, देखिए। अगर आपसे पूछा जाए द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूडनल लाइन, दो अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी, है ना। अगर इनके बीच डिस्टेंस पूछी जाए तो 1-1 डिग्री के अंतर पे लाइन स्केच की जा रही है, तो जितनी डिस्टेंस यहां होगी सेम उतनी ही डिस्टेंस यहां पर होनी चाहिए, और सेम उतनी ही डिस्टेंस यहां पर होनी चाहिए, और सेम उतनी ही डिस्टेंस यहां पर होनी चाहिए। इसका मतलब दो अक्षांश रेखाओं के बीच जो दूरी है वो सदैव बराबर होती है। द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूडनल लाइन विल बी ऑलवेज यूनिफॉर्म, हमेशा ये बराबर होंगी, विल बी ऑलवेज यूनिफॉर्म। और ये सदैव जब बराबर होंगी तो बराबर होने के केस में आप एक चीज नोटिस करो, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस आपको नजर आएगी 111.13 किलोमीटर। याद रखना 111.13 किलोमीटर, 111.13 किलोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूडनल लाइन इज 111.13 किलोमीटर। ठीक, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य 111.13 किलोमीटर की दूरी होती है। अगले पॉइंट में चला जाए, अगले पॉइंट में अगर आपसे ये पूछे भाई, अगर देखा जाए ये एरिया अलग है, ये एरिया अलग है, और ये एरिया अलग है, ये अलग अलग एरिया है ना, तो एक चीज नोटिस करें, इसका मतलब जो दो लैटिट्यूडनल लाइन है इनके बीच में एक एरिया भी है, इनके बीच में आपको एक एरिया या क्षेत्र नजर आ रहा है, एरिया या क्षेत्र नजर आ रहा है। तो एक चीज याद रखना, द एरिया बिटवीन टू लैटिट्यूडनल लाइन, द एरिया बिटवीन टू लैटिट्यूडनल लाइन नोन एज जोन, इसको जरा हटा देते हैं, है ना, ताकि समझने में आसानी रहे। अब इसके बीच में जो आपको एरिया नजर आ रहा है, इस एरिया को क्या कहा जाता है, इस एरिया को कहा जाता है जोन। जोन, है ना, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र जोन कहलाता है। द एरिया बिटवीन टू लैटिट्यूडनल लाइन नोन एज जोन। जब आप इसे जोन कह रहे हो तो एक सामान्य सी बात देखो, मान लो जब भारत में आतंकियों ने हमला किया था या पुलवामा अटैक हुआ था, तो आतंकी हमला करने के बाद जाकर पाकिस्तान में छुप गए, और भारत सरकार ने यह सोचा कि भाई इन आतंकियों की तो हर बार की यही बात होगी कि आकर हमला करना और भाग जाना, अब हमें भी जवाब देना जरूरी था, जवाब देना बहुत ही नितांत जरूरी था, और जब जरूरी था तो आपको उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। और मैंने कहा था तीन बातें, लोकेशन, डेट और टाइम, ये तीनों बातें आपकी क्लियर होती हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से, है ना। और जब जवाब देना जरूरी था
तो अब आपको उनकी क्लियर लोकेशन चाहिए, और मान लेते हैं कि टेररिस्ट या जो आतंकवादी थे उनकी लोकेशन यहां पर मिली। जब इनकी लोकेशन यहां मिली तो हमने ये प्लान बनाया कि भाई इनके ऊपर एयर स्ट्राइक करेंगे, हवाई हमला किया जाएगा। और जब एयर स्ट्राइक करने की बात आई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइटर जेट को दी गई, जिसमें जगुआर शामिल थे, जगुआर 2000, है ना। अब जगुआर का काम था कि जाकर यहाँ पर स्ट्राइक करना। अब क्लियर लोकेशन पता होनी चाहिए। अब अगर बात की जाए तो लोकेशन आपको क्या नजर आ रही है, जो आतंकी छुप कर बैठे हुए हैं, इनकी लोकेशन 2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 3 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच है। टारगेट की जो लोकेशन है वो 2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 3 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच है। अब अगर आपसे पूछा जाए, जब ये एयर स्ट्राइकर चलेगा, जब ये एयर स्ट्राइकर चलेगा या फाइटर प्लेन चलेगा तो आपसे कहेगा कि मुझे मेरा जोन क्लियर करो, तो आप बताओगे कि आपका जोन 2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 3 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच है। ठीक। अगले पॉइंट में देखो, लेकिन आपने इस एयर स्ट्राइकर को या इस एयर फाइटर प्लेन को आपने टोटल एरिया कितना बताया है, 111 किलोमीटर का एरिया है। तो जो नॉर्मल प्लेन चलता है उसकी स्पीड होती है 700 टू 800 किलोमीटर पर आवर। और जब फाइटर प्लेन चलते हैं तो भाई फाइटर प्लेन की स्पीड तो 2000 किलोमीटर प्रति घंटे, 2200 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। नियर अबाउट अगर फाइटर प्लेन की स्पीड इतनी ज्यादा हो सकती है, एक सुपरसोनिक स्पीड में भी चल रहे होते हैं। अब जब इतनी स्पीड पर ये फाइटर प्लेन चल रहे हैं तो 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर क्या एक मकान पे नजर बना के रख पाना पॉसिबल है? नहीं है। जब तक आप सोचोगे कि मैं एक मकान पे नजर बनाऊं तब तक तो आप शहर को ही क्रॉस कर दोगे, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा है। तो अब अगर देखा जाए तो फाइटर प्लेन पर जो जा रहा है पायलट, उसके पास ऑप्शन क्या है? उसके पास ऑप्शन है कि ऐसा बम गिराए कि टोटल 111 किलोमीटर का एरिया ही साफ हो जाए। अब इसमें तो लाखों लोग मारे जाएंगे अगर आप टोटल 111 किलोमीटर का एरिया बम्बारमेंट करके डिस्ट्रॉय करोगे, है ना। तो भाई मास किलिंग तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको तो 300 आतंकियों को मारना था। तो एक काम करते हैं, जैसे 1 आवर्स को, 1 घंटे को आप इक्वल 60 मिनट में डिवाइड करते हो ना, 1 घंटे को 60 मिनट में डिवाइड किया जाता है, सेम काम आपको यहां करना है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र 60 बराबर भागों में विभाजित किया जाएगा। द एरिया बिटवीन टू लैटिट्यूडनल लाइन डिवाइड इन 60 इक्वल पार्ट्स। और जब 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो ये जो जोन या जो क्षेत्र है इसको 60 बराबर भागों में डिवाइड करो, 60 इक्वल पार्ट्स, डिवाइड इन 60 इक्वल पार्ट्स। और जब 60 बराबर भागों में डिवाइड करोगे तो इसको इंडिकेट किया जाता है मिनट से। इट्स डिनोटेड बाय मिनट। और मिनट को दिखाया जाता है सिंगल डॉट से। मिनट को किससे दिखाते हैं? सिंगल डॉट से, इस तरीके से। तो जरा टारगेट की लोकेशन देखो। टारगेट की लोकेशन आपको 2 डिग्री और 3 डिग्री के बीच में नजर आ रही है। तो इसका मतलब 2 डिग्री से 3 डिग्री के बीच में है, तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, यहां तक जाते जाते 30 मिनट होगा या नहीं? तो टारगेट की लोकेशन आपको क्या नजर आनी शुरू हुई? टारगेट की लोकेशन आपको जो नजर आनी शुरू होगी उसके अकॉर्डिंग हम देखें। यहां पर से ये बातें हटा देता हूं। अब यहां पर जो टारगेट की लोकेशन आपको नजर आनी शुरू होगी उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो टारगेट की लोकेशन नजर आएगी आपको, वो लोकेशन नजर आएगी 2 डिग्री 30 मिनट, है ना। 2 डिग्री 30 मिनट। अब एक चीज नोटिस करो भाई, अगर आपने 111 किलोमीटर के एरिया को 60 बराबर भागों में डिवाइड किया है तो फिर भी तो 1 से 1.5 किलोमीटर का एरिया आएगा, 1 पॉइंट नियर अबाउट 1.15 किलोमीटर, है ना। फिर भी 1 से 1.5 किलोमीटर का एरिया आ रहा है। तो एक खास काम, अगर अभी भी नियर अबाउट 1 से 1.5 किलोमीटर का एरिया अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा बम गिराओ, आपने ऐसी बम्बारमेंट की कि 1.5 किलोमीटर का एरिया इधर साफ हो गया, 1.5 किलोमीटर का इधर, 1.5 किलोमीटर का इधर और 1.5 किलोमीटर का इधर। तो लगभग 2 या 3 गांव इस बम्बारमेंट की जद में आ सकते हैं। तो हजारों लोग मारे जाएंगे ना, जो इनोसेंट पीपुल हैं, जो मासूम लोग हैं, सभी तो आतंकी हैं नहीं, है ना। तो अगर मासूम लोग भी इसमें मारे जाएंगे तो ऐसी कैजुअलिटी तो हमें नहीं चाहिए। अब हमें और एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए। तो एक काम कर सकते हैं, जैसे आप आवर्स या घंटे को मिनट में डिवाइड करते हो और मिनट को सेकंड में डिवाइड करते हो, सेम काम यहाँ पे करना है।
दो लैटिट्यूडनल लाइन के बीच का इलाका, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र 60 बराबर भागों में विभाजित हुआ तो मिनट अक्षांश रेखाएं। अब 2 मिनट अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को दोबारा 60 भागों में डिवाइड कर दो तो सेकंड हो सकता है ना। तो देखो, अगर सेकंड हो सकता है तो आपको एक खास काम और करना है कि अगेन डिवाइड इन 60 इक्वल पार्ट्स, फिर दोबारा 60 बराबर भागों में मिनट अक्षांश रेखाओं को डिवाइड करना है। और जो दोबारा 60 बराबर भागों में डिवाइड करोगे तो इसको इंडिकेट किया जाएगा सेकंड से, इसको हम इंडिकेट करेंगे सेकंड से, और सेकंड को इंडिकेट किया जाता है डबल डॉट से, डबल डॉट से। अगर 30 मिनट तक हम पहुंच चुके थे तो 30 मिनट के बाद 31 मिनट ही आएगा, 29 मिनट तो नहीं आएगा, है ना। तो टारगेट की लोकेशन 30 मिनट से 31 मिनट के बीच कहीं पर होगी। टारगेट की लोकेशन 30 मिनट से 31 मिनट के बीच में कहीं पर है। तो मान लेते हैं कि वो लोकेशन क्या होगी, 45 सेकेंड। तो टारगेट की लोकेशन क्या दिखाई दी, 2 डिग्री 30 मिनट 45 सेकेंड। नॉर्थ में हो ना तो क्या लिखोगे, नॉर्थ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के अनुसार आपने ये लोकेशन निकाल ली है ना। लेकिन आपकी लोकेशन सिर्फ लैटिट्यूड से ही क्लियर नहीं होगी, लॉन्गिट्यूड की भी जरूरत होगी। कैसे, मान लो टारगेट की लोकेशन 2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर होती, तो भाई ये जो 2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये तो 2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तो पूरे अर्थ पर है ना, पूरी पृथ्वी पर है ना ये अक्षांश रेखा। सेम काम 2 डिग्री 30 मिनट 45 सेकंड वाली लाइन तो पूरे अर्थ पर है या नहीं। तो क्या फाइटर प्लेन पूरे अर्थ का चक्कर लगाए, ये तो और मुसीबत वाली बात हो गई। इसके लिए आपको लॉन्गिट्यूड को देखना पड़ेगा या देशांतर रेखाओं को भी देखना पड़ेगा, है ना। अब जरा इन अक्षांश रेखाओं के केस में अभी तक जितने पॉइंट्स हम लोगों ने किए थे, एक बार आप फिर से आ जाइए लैटिट्यूडनल लाइन के केस में। ठीक, और लैटिट्यूडनल लाइन के केस में जब हम पहुंचे तो हम लोगों ने क्या कहा था कि अक्षांश रेखाएं पृथ्वी की सतह के समानांतर होती हैं, मतलब एट द सरफेस ऑफ अर्थ, पहला पॉइंट। पृथ्वी की सतह के बाद अगला पॉइंट हमने देखा था पश्चिम से पूर्व की ओर होती हैं। अगले पॉइंट में आ जाइए, हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज है। फोर्थ नंबर पॉइंट पर इमेजिनरी या काल्पनिक है। पॉइंट नंबर 5 पर टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइन 179, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 या 179 है। अगले पॉइंट में आइए, द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूडनल लाइन, दो अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया 111.13 किलोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूडनल लाइन इज 111.13 किलोमीटर, ऑलवेज यूनिफॉर्म। दो अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी 111.13 किलोमीटर सदैव बराबर होती है ना। डिस्टेंस आपको कितनी नजर आई, 111.13 किलोमीटर, और ये सदैव बराबर होगी, ऑलवेज यूनिफॉर्म, है ना। क्योंकि आपसे देगा कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूडनल लाइन, ऑप्शन नंबर ए में देगा कि इंक्रीज या बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर बी में दे दे डिक्रीज या घटेगी, ऑप्शन नंबर सी में कह दे सदैव बराबर रहेगी, ऑलवेज यूनिफॉर्म, और ऑप्शन नंबर डी में कह दे नन ऑफ द एबव। तो हमें क्या याद रखना है कि ये ऑलवेज यूनिफॉर्म होगी, सदैव बराबर होगी। अगले पॉइंट में आ जाइए, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र जोन कहलाता है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, द एरिया बिटवीन टू लैटिट्यूडनल लाइन नोन एज जोन, नोन एज जोन। दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र जोन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाइए, अगला जो आपको पॉइंट नजर आ रहा है, अगले पॉइंट में ये नजर आ रहा है, द एरिया बिटवीन टू लैटिट्यूडनल लाइन, द एरिया बिटवीन टू लैटिट्यूडनल लाइन डिवाइड इन 60 इक्वल पार्ट्स, डेनोटेड बाई, ये जो डिग्री लिखी इसको मिनट लिखना है ना, डेनोटेड बाई मिनट। डेनोटेड बाई मिनट, और मिनट को किससे दिखाया जाता है, सिंगल डॉट से, डेनोटेड बाई मिनट। दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र 60 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिसको मिनट से प्रदर्शित किया जाता है। और मिनट को हम लोग सिंगल डॉट से दिखा रहे हैं, है ना, क्योंकि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था ना कि 2 डिग्री 30 मिनट
कहा था ना 2°30' है ना। अगले पॉइंट पे आ जाइए। द एरिया बिटवीन 2 मिनट लैटिट्यूडनल लाइन, 2 मिनट अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को, ठीक है। द एरिया बिटवीन 2 मिनट लैटिट्यूडनल लाइन डिवाइड अगेंस्ट 60 इक्वल पार्ट्स डेनोटेड बाय सेकंड, और सेकंड को डबल डॉट से अपीयर करते हो तो देखो 2 मिनट, याद रखना वो अक्षांश रेखाएं थी और ये 2 मिनट अक्षांश रेखाएं हैं। 2 मिनट अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र पुनः 60 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिसको सेकंड या डबल डॉट से प्रदर्शित किया जाता है। तो हम लोगों ने क्या लिखा था, 2°30' 45 सेकेंड उत्तरी अक्षांश या नॉर्थ लैटिट्यूड, 2°30' 45 सेकेंड नॉर्थ लैटिट्यूड। इससे क्या होता है, जब पुलिस किसी अपराधी को ट्रैक कर रही हो या उसे ढूंढ रही हो तो उसकी लोकेशन भी इसी तरीके ट्रैक की जाएगी कि कितने डिग्री, कितने मिनट और कितने सेकंड पे है। आप जहां भी बैठे हो आपकी लोकेशन इसी अकॉर्डिंग इंटरसेप्ट की जाएगी कि आप कितने डिग्री, कितने मिनट और कितने सेकंड पर और कितने लैटिट्यूड पर हो, नॉर्थ में हो या साउथ में हो, धरती के इस कॉर्नर में हो या इस हिस्से में हो, है ना। तो जो अपराधियों को अगर पुलिस ट्रैक करती है तो इसी लोकेशन के अकॉर्डिंग। दूसरी एक खास बात, कोई मिसाइल है, अगर मिसाइल को उसका टारगेट देना है तो भाई मिसाइल को अगर टारगेट देना है तो मिसाइल में भी टारगेट यूं ही सेट किए जाएंगे, इतने डिग्री, इतने मिनट, इतने सेकंड, इतने लैटिट्यूड पर, है ना। तो मिसाइल को भी आप टारगेट यहीं से देते हो। एयर फाइटर प्लेन जो जा रहे हैं वो भी अपने जब टारगेट को लॉक करते हैं बम्बारमेंट के लिए तो इसी के अकॉर्डिंग। आप कभी डोमेस्टिक प्लेन में जा रहे हो, है ना, और जब किसी यात्री विमान में जा रहे हो और यूं जब प्लेन जा रहा है और बीच में बादल है तो नीचे जमीन तो दिखाई देगी नहीं, इससे इसकी लोकेशन पूछी जाए तो वो भी यही बताएगा, इतने डिग्री, इतने मिनट, इतने सेकंड मैं इस लैटिट्यूड पर उड़ान भर रहा हूँ, है ना। तो जो लोकेशन है वो ट्रैक की जाती है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से। तो ये अभी तक हम लोगों ने देखा अक्षांश। अब दूसरा काम हम लोगों का क्या है, देशांतर या लॉन्गिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड को समझने के लिए सबसे आसान तरीका, मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर हम लोगों ने इस तरीके से फुटबॉल ले रखी है ना, तो फुटबॉल अगर इस तरीके से हम लोगों ने ले रखी है, फुटबॉल के बीचों बीच आए और मार्कर से जब आपने यूं लाइन स्केच कर दी तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड था, ये ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था और इस लाइन के नीचे वाला हिस्सा साउदर्न हेमिस्फीयर, मतलब उत्तरी गोलार्ध आदि फुटबॉल और आदि फुटबॉल दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब गोले का आधा भाग। फुटबॉल पर जितनी लाइनें यूं स्केच करोगे सभी अक्षांश रेखाएं हैं। अगर उत्तरी गोलार्ध में स्केच कर रहे हो तो उत्तरी अक्षांश मतलब 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 3 डिग्री, 1 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 3 डिग्री यूं करते हुए 90 तक आओगे। और सेम काम आप साउथ में करोगे तो साउथ लैटिट्यूड या दक्षिणी अक्षांश। फुटबॉल पे एक हाथ मैंने यहाँ रखा था और दूसरा हाथ यहाँ, लाइन यूं भी तो स्केच की जा सकती है फुटबॉल पर, है ना, नॉर्थ टू साउथ। अब अगर देखो, अगर मैं लाइन इस तरीके से स्केच करूं तो हमें क्या नजर आया कि जो देशांतर रेखाएं ये भी पृथ्वी की सतह पर होंगी। दूसरी खास बात, नॉर्थ टू साउथ है, उत्तर से दक्षिण की ओर है। तीसरी बात, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल, तो भाई वर्टिकल है। चौथी बात, इमेजिनरी है, काल्पनिक। अगर आपसे कहें रियल है, वर्चुअल है या इमेजिनरी है, वास्तविक है, आभासी है या काल्पनिक, तो हमें बताना है इमेजिनरी या काल्पनिक है, ठीक। तो ये 4 पॉइंट्स हमें नजर आए। तो आइए अगले पॉइंट पे हम चलते हैं, लॉन्गिट्यूड। द इमेजिनरी वर्टिकल लाइन, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट, ये लाइन कैसी है, इमेजिनरी या काल्पनिक है, वर्टिकल है, नॉर्थ टू साउथ है और पृथ्वी की सतह पर है, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना। द इमेजिनरी वर्टिकल लाइन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ये सरफेस लिखा है ना, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द सरफेस ऑफ अर्थ नोन एज लॉन्गिट्यूडनल लाइन, पृथ्वी की सतह पर। तो पहला पॉइंट, पृथ्वी की सतह पर होंगी, उत्तर से दक्षिण होंगी, ऊर्ध्वाधर इसका मतलब वर्टिकल, काल्पनिक मींस इमेजिनरी, रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। अब यहाँ पर डिफिनेशन क्या बन रही है, पृथ्वी की सतह पर उत्तर से दक्षिण की ओर ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं, है ना। इनकी संख्या क्या हो, जैसे कुल अक्षांशों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड
181। कुल अक्षांशों की संख्या 181 या 181 थी। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइन 179। ठीक। और वैसे ही अगर आपसे पूछे कुल देशांतर रेखाओं की संख्या, तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या होगी 360, 360। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लाइन, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होगी। 360 क्यों है, उसकी एक वजह सामान्य सी बात, अगर ये मोबाइल है, इस मोबाइल का फेस आपकी तरफ है और ये मोबाइल यहां से घूमकर यहां आ जाए, तो अगर मोबाइल यूं घूम रही है तो 360 डिग्री घूम रही है। तो सेम काम, अर्थ को 360 डिग्री रोटेट होने में 24 घंटे का समय लगता है। तो जब अर्थ 24 घंटे में 360 डिग्री रोटेट होती है, व्हेन अर्थ रोटेट 360 डिग्री एट देयर एक्सिस इन 24 आवर्स, पृथ्वी जब 24 घंटे में 360 डिग्री रोटेट होती है, तो हर एक डिग्री पर आपको एक लाइन स्केच करनी है, हर एक डिग्री पर एक लाइन। तो जैसे पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है, तो आप पहली लाइन खींचो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 0 डिग्री देशांतर, यहां तक आते आते फुटबॉल पर 90 लाइनें बना दो, यहां तक आते आते 180 लाइन, यहां तक आते आते 270 लाइन हो चुकी होंगी, और यहां तक आते आते 360 हो जाएंगी ना। तो फुटबॉल पे आपको कुल 360 लाइन स्केच करनी है। ठीक। देन टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लाइन 360, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360। अगले पॉइंट में चलिए, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूडनल लाइन एट इक्वेटर, और वो डिस्टेंस कितना है, 111.32 किलोमीटर। एंड मिनिमम डिस्टेंस एट पोल, दो देशांतर रेखाओं के मध्य अधिकतम दूरी, और ये अधिकतम दूरी है 111.32 किलोमीटर, कहां पर, भूमध्य रेखा या इक्वेटर पर, तथा न्यूनतम दूरी ध्रुवों पर होती है। एंड मिनिमम डिस्टेंस एट पोल, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूडनल लाइन एट इक्वेटर एंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूडनल लाइन एट पोल्स, ध्रुवों पर होती है। क्यों, उसकी एक वजह, मान लेते हैं कि ये नॉर्थ पोल है और ये वाला पॉइंट साउथ पोल। एक लाइन जब आप यहां से स्केच करना शुरू करोगे और कोई लाइन जब नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आ रही हो, इस तरीके से, यूं, ये आपका नॉर्थ पोल और ये वाला हिस्सा साउथ पोल। अब लाइन स्केच करना शुरू करो, 1 2 3, इस तरीके से लाइन स्केच करोगे ना, और बीचों बीच जो हम लोगों ने एक लाइन यूं खींच रखी थी अर्थ के बीचों बीच, ये लाइन, तो ये जो बीचों बीच आपने एक लाइन स्केच की अभी जस्ट इस तरीके से, ये जो बीचों बीच लाइन स्केच की है, ये तो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, 0 डिग्री लैटिट्यूड या 0 डिग्री अक्षांश, और इस 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहा जाता है। लिखा है ना, भूमध्य रेखा या इक्वेटर, भूमध्य रेखा या इक्वेटर, है ना। सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस यहीं पर होगी। इसके बाद जैसे जैसे इस तरफ आओगे डिस्टेंस कम होती जा रही है, तो इस वाले पॉइंट को कहा जाता है पोल या ध्रुव। इस वाले पॉइंट को क्या कहा जाता है, पोल या ध्रुव। जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाओगे डिस्टेंस कम होगी, और पोल से जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ आओगे डिस्टेंस बढ़ेगी। और ये डिस्टेंस कितनी है, मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ है 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर, वो यहीं पे लिखा हुआ है। अब अगर एरिया की बात करें, जैसे आपने दो लैटिट्यूडनल लाइन के बीच के इलाके को जोन कहा था, वैसे आपको दो लॉन्गिट्यूडनल लाइन के बीच का ये जो एरिया है, ये एरिया अलग है, ये एरिया अलग है, ये एरिया अलग है। तो ये जो आपको एरिया नजर आ रहे हैं, ये एरिया अलग है। तो दो लॉन्गिट्यूडनल लाइन के बीच का जो एरिया होता है, ठीक, एरिया या क्षेत्र, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, गोरे। अगली लाइन में यही लिखा है,
अगली लाइन में आपको नजर आ रहा होगा कि दो देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? गोरे। द एरिया बिटवीन टू लॉन्गिट्यूडनल लाइन नोन एज गोरे, नोन एज गोरे। अगला पॉइंट जरा देखो तो भाई, अगले पॉइंट हम ये देखें कि भाई ये तो दो लॉन्गिट्यूडनल लाइन के बीच का इलाका है, और जब हम लैटिट्यूडनल लाइन स्केच कर रहे हैं, देशांतर रेखाएं जब स्केच कर रहे हैं, तो एक चीज नोटिस करो, ये तो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, यहां से स्केच करोगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यूं ही स्केच कर रहे थे ना। अब एक चीज नोटिस करो, दो अक्षांश रेखाओं एवं दो देशांतर रेखाओं के बीच हर जगह एक चौकोर सा क्षेत्र बन रहा है। ये देखो, ये एक चौकोर सा क्षेत्र बना, ये एक रेक्टेंगुलर क्षेत्र बन रहा है। ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है, जो चौकोर सा क्षेत्र है, इस चौकोर से क्षेत्र को कहा जाता है ग्रिड। इस चौकोर से क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ग्रिड। इस चीज को हम अगले पॉइंट में देखते हैं। देखिए, द एरिया बिटवीन टू लॉन्गिट्यूडनल, द एरिया बिटवीन टू longitudinal and latitudinal line, the area between two longitudinal and two latitudinal line known as grid। दो अक्षांश एवं दो देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र ग्रिड कहलाता है। ठीक, ये पॉइंट आपको क्लियर होंगे। द एरिया बिटवीन टू लॉन्गिट्यूडनल एंड टू लैटिट्यूडनल लाइन नोन एज ग्रिड। दो अक्षांश रेखाओं एवं दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो एक रेक्टेंगुलर क्षेत्र होगा उसको ग्रिड कहा जाता है। अगले पॉइंट में, जैसे आपने अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को डिवाइड किया था 60 पार्ट में या 60 पार्ट्स में, और फिर 60 पार्ट्स में डिवाइड किया था मिनट और सेकंड में, सेम काम आप यहाँ पर भी करोगे। दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो एरिया है वो भी मिनट में पहले डिवाइड होगा और फिर सेकंड में डिवाइड होगा। इस लाइन को हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिया है, द एरिया बिटवीन टू लॉन्गिट्यूडनल लाइन, the area between two longitudinal line also divide in minute and second, minute and second। दो देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र भी मिनट एवं सेकंड में विभाजित किया जाता है। ठीक, ये आपका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल का पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट जो हम देखेंगे, क्यों पहला पार्ट था उसकी एक वजह, जब आप लोकेशन निकाल रहे थे, है ना, जब आप लोकेशन निकाल रहे थे तो लोकेशन वाला कॉलम यहां से समझ लो, तो जब आप लोकेशन निकाल रहे हो तो यहाँ कॉलम में जब आप देखोगे, ये 1 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 3 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, टारगेट यहीं पर था ना। अगर टारगेट यहाँ पर था तो आपने टारगेट की लोकेशन क्या लिखी थी? 2 डिग्री 30 मिनट 45 सेकेंड, यही लिखी थी ना, 2 डिग्री 30 मिनट 45 सेकेंड। अब जरा यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल लाइन स्केच चेक करना शुरू करो, 1 2 3 4, तो लॉन्गिट्यूडनल लाइन तो 3 और 4 के बीच है ना, तो टारगेट की लोकेशन आपको क्या दिखाई देगी? टारगेट की लोकेशन आपको क्या दिखाई दे रही है? मान लो ये 2 डिग्री 30 मिनट 45 सेकेंड की लाइन आ रही है, तो टारगेट की लोकेशन आपको नजर आ रही है 2 डिग्री 30 मिनट 45 सेकेंड उत्तरी अक्षांश या नॉर्थ लैटिट्यूड। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन आ रही है ये 3 और 4 के बीच में थी, तो मान लेते हैं 3 डिग्री, और मिनट में हो सकता है कि 40 मिनट, और सेकंड में हो सकता है कि 55 सेकंड। ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, इसका मतलब पिन पॉइंट लोकेशन मिलकर इस पिन पॉइंट लोकेशन पर ही एयर स्ट्राइक होगी या नहीं? तो लोकेशन आप इनके कोऑर्डिनेट से निकालते हो, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के जो लोकेशन इनके कोऑर्डिनेट से निकाली जाएंगी। अगले पॉइंट पे चलें, देखिए अगले पॉइंट पे अगर हम देखें तो अर्थ पर ये आपको नजर आ रहा है 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री और ये 66.5 डिग्री। ऐसा क्यों? उसकी एक वजह, अर्थ अपने एक्सिस पर, अर्थ अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री यूं बेंट है। अगर 23.5 डिग्री यूं बेंट है तो 23.5 डिग्री की एक लाइन इधर स्केच की जाए और एक लाइन इधर स्केच की जाए। ठीक, तो एक चीज नोटिस करो, अगर आपने 23.5 डिग्री की लाइन एक तो ये स्केच कर दी, एक तो 23.5 डिग्री की लाइन ये स्केच हो गई, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये है आपकी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, है ना।
तो जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है इसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा, इसको आप क्या कहते हो? कर्क रेखा। और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है इसको आप कहते हो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा। मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और जो बीचों बीच 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री को इक्वेटर या कहा जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य, भू का मतलब पृथ्वी और मध्य का मतलब बीच में, तो जो पृथ्वी के बीचों बीच लाइन है उसको कहा जाता है भूमध्य रेखा, है ना। 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 22.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। अगली दो लाइंस आपको और नजर आ रही हैं, 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, है ना। भाई ऐसा क्यों? उसकी एक वजह, मान लो अगर अर्थ बेंट ना होती, अगर बेंट ना होती तो 90 डिग्री का एंगल यूं बनता, है ना। और जैसे अर्थ 23.5 डिग्री यूं बेंट हुई, तो बेंट होते ही खास काम क्या होगा? देखिए, खास काम ये होगा कि जैसे अर्थ यूं बेंट हुई तो ये तो रहा 23.5 डिग्री, ये वाली लाइन है आपकी 23.5 डिग्री, और ये एंगल कितना बचेगा? 66.5 डिग्री, और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा या नहीं? तो देखो 23.5 डिग्री की लाइन तो ये हो गई, 23.5 डिग्री की लाइन ये हो गई, रिमेन कितना बचा? 66.5। तो 66.5 डिग्री की लाइन आपकी ये हो गई, ये जो लाइन जा रही है 66.5 डिग्री की है। और 66.5 डिग्री की लाइन को क्या कहा जाता है? आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त। और 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को क्या कहा जाता है? अंटार्कटिक सर्कल या अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त। एक आर्कटिक सर्कल, एक अंटार्कटिक सर्कल। अब आप यूं कहते हो ना नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल तो स्टार्ट हो जाता है आपके 66.5 से लेकर 90 डिग्री तक। याद रखना ये नॉर्थ पोल है। जो आप कहते हो उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो आप कहते हो, तो नॉर्थ पोल कहां से स्टार्ट होता है? 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक आपका नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव है। वैसे ही आपके 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से लेकर 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड का जो बीच का इलाका है इसको कहा जाता है साउथ पोल, है ना। तो ये वाला हिस्सा नॉर्थ पोल और ये वाला हिस्सा साउथ पोल। तो ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल का हिस्सा यहां से लेकर यहां तक है, ये 66.5 से लेकर 90 डिग्री के बीच का इलाका। ये 66.5 से लेकर ये जो 90 तक के ये बीच का इलाका है, यही आपका ये हो गया साउथ पोल, और ये हिस्सा हो गया आपका नॉर्थ पोल। अगले पॉइंट पर चले, यहां पर देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर देखा जाए तो जो एक आपका पोल स्टार होता है जिसको आप ध्रुव तारा कहते हो, है ना। जो ध्रुव तारा अगर आप नॉर्थ पोल पर खड़े हो तो दिन के किसी भी समय देखोगे वो आपको आपके सर पे नजर आएगा, और उसके पड़ने वाली लाइट से आप जो लैटिट्यूडनल लाइन है उनको डिसाइड करते हो, है ना। और अर्थ जो है 23.5 डिग्री बेंट है, और जब बेंट है तो बेंट होते ही जो लैटिट्यूडनल लाइन आपकी बन रही है, ठीक, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब कर्क रेखा, मकर रेखा इक्वेटर या भूमध्य रेखा, ये आपका आर्कटिक सर्कल, और ये आपका आर्कटिक सर्कल और ये अंटार्कटिक सर्कल, ठीक, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त। अब यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो एक चीज नोटिस करो, अगर ये जी इक्वेटर है, इंडिया में इस समय सर्दियों का समय चल रहा है ना, तो इस समय सूर्य साउदर्न हेमिस्फीयर में है। और जब इंडिया जब सूर्य साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा तो भाई साउदर्न हेमिस्फीयर में तो गर्मियों का समय चल रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया में इस समय गर्मी पड़ रही होंगी, और जबकि इंडिया में इस समय क्या पड़ रही है? सर्दियां। क्योंकि ये जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये इंडिया के बीचों बीच से होकर जा रहा है,
और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये ऑस्ट्रेलिया को टच करते हुए जा रहा है। तो इस समय ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का समय चल रहा है, क्योंकि सूर्य जो है वो यहाँ पर सॉदर्न हेमिस्फीयर में है और ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको क्या नजर आता है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आर लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड that are the most north and southern circle where the sun can be directly overheaded at the solstice, है ना। तो अब अगर देखा जाए तो ये आपको, यही हम लोग जो लाइंस थे उनको देख रहे थे। अगले पॉइंट पे आ जाइए। ये जो कर्क रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, क्योंकि ये लाइन तो भारत के बीचों बीच से होकर जा रही है। गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, जितनी लाइनें यहाँ गुजर रही हैं यहाँ पर हम देखेंगे कि दुनिया के कितने देशों से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है, दुनिया के कितने देशों से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है, और दुनिया के कितने देशों से इक्वेटर होकर गुजरती है ना। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया के किन स्टेट से होकर गुजरती है। और जब इंडिया को देख लेंगे उसके बाद हम वर्ल्ड या दुनिया को भी देख लेंगे कि दुनिया के कितने देशों से होकर ये गुजर रही है, विश्व के कितने देशों से होकर गुजर रही है। तो अगले पॉइंट पे आ जाइए। देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा पश्चिम से पूर्व कहां पर, भारत में। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन इंडिया, इन इंडिया। तो अगर इंडिया के केस में देखें तो अगर हम इंडिया को रफली इस तरीके से लेना चाहें, वेस्ट टू ईस्ट कह रहा है ना, इस तरीके से अगर हम ले लें तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये भारत के मिड पॉइंट से होके जाती है, बीचों बीच से यूं होते हुए गुजरात, है ना, इस तरीके से। अब जब आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ पर क्या नजर आता है भाई, यहाँ से आपका ये पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा फिर यूं लेकर, और जब यहाँ आगे बढ़ोगे, ठीक, तो इस वाले हिस्से में आपका जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है। तो देखो सबसे पहले ये एंट्री करेगी आपके गुजरात में, सबसे पहले एंट्री कहाँ करेगी, गुजरात में। गुजरात के बाद राजस्थान में, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में। ठीक, मध्य प्रदेश स्टेट को ही, मध्य प्रदेश को राज्य को काट कर छत्तीसगढ़ एक राज्य बनाया गया था, है ना। तो सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, फर्स्ट सेकंड नंबर पर राजस्थान। वेस्ट टू ईस्ट देख रहे हो, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है ना, इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। तो देखो, तो सबसे पश्चिम में कौन है, गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश थर्ड नंबर पर, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ फोर्थ, झारखंड फिफ्थ, वेस्ट बंगाल सिक्स्थ, इसके बाद त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट के दो स्टेट हैं, त्रिपुरा, और एट्थ नंबर पर मिजोरम, है ना। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा यह भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पश्चिम से पूर्व का क्रम क्या है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। देयर आर 4 स्टेट वेयर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इंडिया। तो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजर रही है पश्चिम से पूर्व, ये क्रम हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद अगले पॉइंट हम ये देखें कि विश्व के कितने देशों से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा गुजरती है। तो विश्व के कुल कितने देशों से होकर गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 17 कंट्री। कर्क रेखा विश्व के 17 देशों से होकर गुजरती है। चलिए वन बाय वन ले, वेस्टर्न सहारा या पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा एक देश है ना। वेस्टर्न सहारा के बाद अगला अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट या मिस्र, सऊदी अरेबिया, नेक्स्ट यूनाइटेड अरब अमीरात या संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, ओमान के बाद इंडिया या भारत, और भारत में कुल 8 राज्यों से होकर गुजर रही थी। अगले में बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद चीन, चीन के बाद ताइवान और ताइवान के बाद मैक्सिको, है ना। तो विश्व के यहाँ 14 देश हम देख चुके, 3 और आपके बचे, बाहमास, मॉरिटानिया और माली। तो जो कर्क रेखा है ये विश्व के कुल 17 देशों से होकर गुजरती है, जिनका वन बाय वन हमने नाम देखा है ना। अभी हम लोगों ने जो इनके नाम देखे, यहां से आपके टोटल वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र,
सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट एंड ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान एंड मैक्सिको, बाहामास, मॉरिटानिया एंड माली। नेक्स्ट में देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा विश्व के कितने देशों से होकर गुजरती है। देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा विश्व के कुल 10 देशों से होकर गुजरती है। देन दिस लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस 10 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और विश्व के जिन 10 देशों से होकर गुजर रही है उसमें पहला देश है चिली, सेकंड नंबर पर अर्जेंटीना, थर्ड नंबर पर आपका नजर आ रहा है पराग्वे, और फोर्थ नंबर पर आप ब्राजील। इसके बाद चलते हैं फिफ्थ नंबर पर आपका नामीबिया, सिक्स्थ नंबर पर साउथ अफ्रीका, सेवंथ नंबर पर मेडागास्कर, एट्थ नंबर पर मोजाम्बिक, नाइन्थ नंबर पर बोत्सवाना और 10th नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, है ना। नेक्स्ट पर आ जाइए इक्वेटर। इक्वेटर की अगर बात करें देन इक्वेटर पासेस 13 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। जो भूमध्य रेखा है विश्व के कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। और वन बाय वन अगर हम क्रम से देखना चाहें तो सबसे पहले इक्वाडोर, इक्वाडोर के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद कोलंबिया, कोलंबिया के बाद साओ टोम, इसके बाद रिपब्लिक ऑफ कांगो या कांगो गणराज्य, उसके बाद गैबॉन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक, लोकतंत्रात्मक गणराज्य कांगो, फिर केनिया, और केनिया के बाद युगांडा, इसके बाद सोमालिया, फिर इंडोनेशिया, इसके बाद मालदीव, और उसके बाद किरिबाती। ठीक, इतनी जगहों से होकर ये आपकी इक्वेटर या भूमध्य रेखा गुजर रही है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर जो सेकंड था इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है ना। इसके बाद अब हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग बची वो बची डेट और टाइम। अगले पॉइंट जो अगला आपका चैप्टर होगा उसमें हम देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड की डेट या तिथि, टाइम या समय किस अकॉर्डिंग निर्धारित किया जाए। तो आज के लिए इतना ही, रिमेन अगली क्लास में हम मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और लगातार आप यूं ही बने रहिए क्लास में अपने क्रम के साथ। ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय।